केंद्र की सत्ता में इस बार जनता ने किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। बीजेपी 240 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। एनडीए 292 सीटों के साथ बहुमत हासिल कर सरकार बनाने का ऐलान कर चुकी है और इसी के साथ सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसी सिलसिले में आज एनडीए की पहली बैठक पीएम आवास में शाम 4 बजे हुई। 1 घंटे तक चली इस बैठक में नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। इस बैठक में 16 पार्टियों के 21 नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के सांसदों की 7 जून को बैठक होगी और इसके बाद शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राष्ट्रपति के पास जाया जाएगा। पीएम मोदी ने 4 जून को चुनावी नतीजों के बाद यह कहा था कि एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई कि बीजेपी को सरकार बनाने के बाद अपने एनडीए के सहयोगी दलों और खासकर कुछ पार्टीज का विशेष ख्याल रखना होगा, क्योंकि यह पूरी तरीके से साफ है कि सरकार इनके बगैर चल नहीं सकती है। इसमें शामिल हैं नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और ये दोनों ही फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। गठबंधन में चंद्रबाबू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश कुमार की जेडीयू 12 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और दोनों ही पार्टियां इस वक्त बीजेपी के लिए जरूरी हैं। इनके बगैर बीजेपी का सरकार बनाना मुश्किल है। एनडीए के सहयोगी दलों के ये 2 नेता ऐसे हैं जो 6 महीने तक भारत से मोदी हटाओ का अभियान चला रहे थे, लेकिन अब ये दोनों ही नेता एनडीए का हिस्सा हैं और एनडीए में बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें टीडीपी को मिली और नीतीश कुमार की जेडीयू ने बिहार में 12 सीटें जीती, यानी कि तीसरे नंबर की पार्टी बनी। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी 16 सीटों पर दूसरे नंबर की पार्टी बनकर साथ है और अगर दोनों की मिलाकर कुल सीटें देखी जाए तो ये बनती हैं 28 और अगर ये 28 सीटों और इनकी अहमियत एनडीए के लिए क्या है ये वो भी समझते हैं और आपको भी समझाना जरूरी है, क्योंकि इन दोनों ही दलों की कुल सीटें ना हो तो एनडीए अल्पमत में आ सकती है और अगर ये 2 नेता एनडीए से अलग होकर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। मतलब ये है कि ये दोनों ही नेता गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। हालांकि इसके साथ यह भी समझना जरूरी है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और राष्ट्रपति जब सरकार बनाने का न्योता देंगे तो बीजेपी को सबसे पहले यह मौका मिलेगा। दूसरी तरफ 234 सीटों वाला इंडिया अलायंस भी सरकार बनाने की जुगत में रहा, लेकिन पलड़ा एनडीए का भारी नजर आया और बीते दिन के साथ साथ इंडिया अलायंस ने यह बात साफ कर दी कि हम सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे, बल्कि विपक्ष में बैठकर सरकार से पूछेंगे सवाल। टीडीपी और जेडीयू उस स्थिति में है कि वो बीजेपी से अच्छी खासी डिमांड कर सकते हैं, यानी कि उनका जो बार्गेन फैक्टर है, बार्गेन पावर है, वो इस वक्त हाईएस्ट पर है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी अपने प्रदर्शन के दम पर बीजेपी में केंद्र में अच्छी खासी मांग कर सकती है और सोर्सेज ये बताते हैं कि टीडीपी स्पीकर के साथ साथ कुछ अहम मंत्री पद यानी कि इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज चाहती है, यानी कि लोकसभा स्पीकर का पद, 3 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री के पद की मांग कर सकती है। इसके अलावा कौन कौन से मंत्रालय नायडू डिमांड कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा तेज है, जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट शामिल है, अर्बन हाउसिंग है और ग्रामीण विकास मंत्रालय भी शामिल है। सूत्र यह भी बताते हैं कि टीडीपी के अलावा जेडीयू ने भी 3 कैबिनेट मंत्रियों की मांग कर दी है। अब इसके अलावा शिवसेना के एकनाथ शिंदे भी 1 कैबिनेट और 2 एमओएस चाहते हैं। फिर चिराग पासवान है जिनका 100% ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिला बिहार में, वो भी चाहते हैं कि 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री की मांग करें। अब जीतन राम मांझी वो भी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनना चाहते हैं। जाहिर बात है कि ये तमाम बार्गेन फैक्टर्स हैं और डिमांड्स हैं जिनको पूरा करने या फिर बैलेंस करने के साथ साथ एनडीए में बीजेपी को प्राइमरीली सबको साथ लेकर चलने की चुनौती रहेगी।
लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी जोरों पर है और मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी और तीसरी बार नरेंद्र मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री। अगली खबर का रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव के अप्रत्याशित नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया। अब आपको यह बताते हैं कि बीजेपी जहां पर सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती रही है, कैसे बीजेपी अपने ही मैदान में एक बड़ा मोर्चा हार गई है। उत्तर भारत यानी कि हिंदी बेल्ट में खास तौर पर जहां पर पार्टी ने 53 सीटें गंवा दी हैं। कुल मिलाकर वैसे हिंदी बेल्ट में बीजेपी के सीटें हारने का नंबर 71 है, लेकिन इसको अलग अलग जोन को आपको साथ में रखना होगा, तब यह आंकड़ा 71 का बनता है। अब 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने 292 सीटें जीती, जो कि बहुमत के आंकड़े यानी कि उस जादुई आंकड़े 272 से 20 ज्यादा है। लेकिन इस जीत के बावजूद बीजेपी अकेले बहुमत लाने में कामयाब नहीं रही। पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान उसके खुद के गढ़ कहे जाने वाले हिंदी बेल्ट में हुआ है, जैसे कि इसके नॉर्थ जोन के इलाके में बीजेपी ने जिन 57 सीटों को गंवाया, वहां 2019 में बीजेपी को एक तरफा चुनाव में जीत मिली और नॉर्थ जोन की 235 सीटों में से 183 सीटें जीती थी। अब 2024 यानी कि इस चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। उत्तर प्रदेश में सरकार को बीजेपी को एक बड़ा मैंडेट मिला था और राजस्थान में 2019 में उसने क्लीन स्वीप किया था। जो सबसे ज्यादा ग्राफ है बीजेपी का, वो उत्तर प्रदेश में गिरा है। बीजेपी को यूपी में सबसे ज्यादा 29 सीटों का नुकसान हुआ है, 29 सीट्स, और 2019 में उसे 62 सीटें मिली थी, जबकि इस बार ये पार्टी 33 पर ही सिमट गई। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों में से 43 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलाकर जीती हैं और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव का कद इसी के साथ बढ़ता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिली हुई बढ़त ने बीजेपी को आत्ममंथन करने का मौका दिया है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का फॉर्मूला पीडीए रहा, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और इन तीनों को साथ लेकर चुनाव में उतरने की योजना बनी। अखिलेश को लगा कि अल्पसंख्यक के नाम पर बीजेपी मुसलमानों की आड़ में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर सकती है और इसी फॉर्मूले पर अखिलेश यादव ने टिकट का बंटवारा किया। अखिलेश यादव का पूरा फोकस अब गैर यादव पिछड़ों और दलितों पर आ चुका है और इस बार MY फैक्टर वाला जो पुराने सामाजिक समीकरण है, उसको भी तिलांजलि इसी के साथ दे दी गई है। अब आ जाते हैं राजस्थान पर। राजस्थान में, जो कि दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, बीजेपी को 10 सीटों का मेजर नुकसान हुआ और 2019 में लोकसभा चुनावों में 24 के मुकाबले इस बार राजस्थान में बीजेपी को 14 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस को 8 सीटें तो अन्य के खाते में 3 सीटें गई हैं। लोकसभा चुनावों के परिणामों में राजस्थान ने राजनीतिक समीकरणों की पुरानी घिसी पिटी परिभाषा को बदल कर रख दिया। साथ ही नए मिथक भी धराशायी हो गए और भविष्य के लिए इन नतीजों में काफी कुछ छिपा हुआ है। कांग्रेस गठबंधन खुश है क्योंकि 25 में से 11 सीटें जीती हैं। इससे भी बढ़कर इसीलिए कि देश में भी इंडिया गठबंधन ने करीब 200 सीटें हासिल कर ली। अगर 2019 की बात की जाए तो राज्य में कांग्रेस की सरकार के बावजूद बीजेपी सभी की सभी 25 सीटें जीत गई थी। इधर बिहार में भी बीजेपी का परफॉर्मेंस पहले से कमजोर रहा, यानी कि 2019 के कंपैरिजन में बीजेपी को 5 सीटों का लॉस हुआ है। अब यहां पर उनकी जो सीटें 17 थी वो घटकर 12 रह गई हैं। अब जेडीयू बीजेपी को 12 सीटें मिली है। हालांकि जो पिछला चुनाव था उसका अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो एनडीए को 9 सीटों का यहां पर लॉस हुआ है। अब 2019 के मुकाबले 39 सीट से घटकर इस बार रह गई 30 सीट, यानी कि 9 सीटों का क्लियर लॉस। इसी तरीके से झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 8 सीटें ही बीजेपी के खाते में आई। तो पिछली बार यानी कि 2019 में 11 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, यानी कि 3 सीटों का यहां पर लॉस हुआ। जेएमएम और कांग्रेस को इस चुनाव में फायदा हुआ है। अब इधर हरियाणा पार्टी 10 से घटकर 5 सीटों पर सिमट गई, लेकिन पिछली बार यानी कि 2019 में सभी 10 सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया था।
लेकिन इस बार 5 सीटों के नुकसान के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है और वो फैक्टर है जाट वोटर्स का। कांग्रेस जाट वोट को अपने पास रखने में सफल रही। हरियाणा में 1 दशक तक सत्ता चलाने के बावजूद बीजेपी जाट समुदाय को भुना नहीं पाई, जिनकी संख्या कुल मिलाकर वोटर्स में वहां के 22% की बनती है। हिंदी बेल्ट से इतर अगर आप महाराष्ट्र आ जाएंगे तो बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है। इस बार सिर्फ 9 सीटें ही बीजेपी के खाते में आई हैं, यानी कि महाराष्ट्र में बीजेपी को टोटल 14 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। 2019 में बीजेपी को 23 सीटें मिली थी और कुल मिलाकर बीजेपी को इस बार 20% सीटों का नुकसान देखने को मिला है।